अब की बार 400 पार। अरे क्या यार, क्या मजाक कर रहे हो आप। जब श्री राम नवमी होता मस्जिद के सामने पूरा मोदी लूटी करे। लेकिन यहाँ से माधवी लता तो दावा कर रही हैं कि वो जीतेंगी। वो क्रिएटेड आर्टिस्ट है। और जो बीफ के नाम पे सियासत करते हमारे बीजेपी के मोदी साहब। बाहर वोट डाले से पहले एक बार सोचो अपने को मोदी क्या दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और दूसरे चरण का कल मतदान होना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद में, हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार का माहौल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एलचला दत्तात्रेय। इस बार चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, मतलब किस पार्टी को लग रहा है कि जीत हो सकती है? 10 साल हम मोदी को देखा है। पूरा देश को कैसा करे बोलो तो युवाओं को बर्बाद कर दिया, महिला नारियों को, नारी शक्ति की बर्बाद कर दिया। गरीब लोगों को और अमीर लोगों का डिस्टेंस भी जो बहुत बड़ा हो गया। मैं एक सर्वे रीड करा था एज ए उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर। आई रेड वन आर्टिकल ऑन हिंदू पेपर. In that paper, they said that 60% of the people who they are poorest of the poor, they are still in poor. So मोदी गरीबों को उठाने के लिए, बड़ा लोग जैसा आम क्या बोलते अच्छा करने के लिए कुछ मौका नहीं दिया था और कुछ काम भी नहीं करा था और एजुकेशन को भी नेग्लेक्ट करा था। देखो, हायर एजुकेशन उसका हाथ में है, मोदी का हाथ में है। और हमारे उस्मानिया तेलंगाना स्टेट को भी कुछ स्टेट फंड भी देना ना। अभी रेलवेज भी नहीं दिया हमारा स्टेट को हायर एजुकेशन भी नहीं दिया, एम्स भी नहीं दिया और बजट एलोकेशंस में भी तेलंगाना स्टेट को धोखा दे दिया। इसलिए हम एज ए उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर्स हम क्या कह रहे हैं बोलो तो या जनता को, हमारे तेलंगाना जनता को अभी बाहर वोट डाले से पहले एक बार सोचो अपने को मोदी क्या दिया क्या नहीं दिया। बातों तो बहुत बड़ा बातें करते मगर काम तो बहुत कम करते। और मोदी का एक हालत है क्या बोलते वो मन की बात सुनने के लिए तैयार है मगर जन का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कभी भी मोदी का मैं एक प्रेस मीट अभी तक नहीं देखा। क्यों डरते हैं मोदी साहब ये प्रेस वाले के लिए? खाली उनका सपोर्ट वाले से बात करते जो रिलीज कर देते। हम यहाँ पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं मोदी साहब को, आप एक बार आके आप आना उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी युवाओं से एक बार बात करने के लिए कोशिश करो। युवाओं को क्या तकलीफ है और युवा लोग क्या तकलीफ ले रहे हैं आप आने के बाद। और रोजगार के लिए अभी रोजगार डेली काम के लिए घूम रहे हैं और खाने के लिए घूम रहे हैं। उनका भी अच्छा ऊपर लाने के लिए कुछ भी काम नहीं करे। मोदी क्या कर रहा है बोलो तो मोदी आए तो एक रिलीजियसली उन्होंने बात करते हैं, माई हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री राम का बोलते हैं। और मोदी मंदिर बनने के बाद डेवलपमेंट का वो सिंबल दिखा रहे हैं। मंदिर से डेवलपमेंट से रिलेशन नहीं होता है। डेवलपमेंट अलग है, मंदिर बनाना अलग है। आपका मंदिर रिलीजियस बिलीफ है और डेवलपमेंट हर जनता का है। ये जनता रिलीजियसली क्रिश्चियन रहते, मुस्लिम रहते, हिंदू रहते, हर लोग रहते हैं। हर लोग के लिए आप क्या करें वो दिखाना ना मोदी साहब। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, जैसे राम मंदिर बनाया और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। जैसे यूपी में देख लो आप, बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स आए हैं वहाँ और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट बन के, ये नया स्टेट बन के 10 साल हो गए। हमारा स्टेट में केसीआर था। हमारा केसीआर 10 साल में ये हैदराबाद को विश्व नगर करने के लिए 57 फ्लाईओवर्स जस्ट विद इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम पे 57 फ्लाईओवर्स बन के हैदराबाद को नेशनल रिप्रेजेंटेशन करा। और हर देश में भी हैदराबाद के लिए बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लाया था। हमारा यंग आईटी मिनिस्टर केटीआर 90 लाख जॉब्स क्रिएट करा आईटी सॉफ्टवेयर में ये तेलंगाना स्टेट में। तो देखो आप 10 साल आपको दिए तो पूरा डेवलपमेंट गुजरात उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत देश। अरे हम दक्षिण भारत देश का है, साउथ इंडियन का है। हमारा तरफ भी एक बार देखो मोदी साहब, काहे को ये डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन रिपोर्ट में तो बताया जा रहा है कि इस बार आपके दक्षिण से बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली है, सीट बढ़ने का चांस लग रहा है। और इस बार इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में बल्कि कुछ % जो है वोट बढ़ा है। सही बात है। हमारा जनता क्या हो गया बोलो तो, और इधर केसीआर को वोट डालने में, इधर कांग्रेस का 6 गारंटीज को वोट डालने में थोड़ा कंफ्यूज में था। और हमारा आदिलाबाद निजामाबाद में थोड़ा बीजेपी परसेंटेज बढ़ गया, वो तो सही बात है। 8 सीट आ गया, वो 8 सीट से कुछ भी नहीं होता इधर। और एक बात क्या है बोलो तो, मोदी क्या सोच रहा है बोलो तो, उत्तर प्रदेश में मोदी का हवा कम हो गया, अभी साउथ इंडिया पे डिपेंड हो रहा है। साउथ इंडिया में मोदी का काम और वादा और बात चलने का या मौका नहीं मिलेगा मोदी। लेकिन यहाँ से माधवी लता तो दावा कर रही हैं कि वो जीतेंगी। वो क्रिएटेड आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट से काम नहीं होता है। आप माधवी लता को मैं 2 साल पहले देखा,
उसका डिसअपियरेंस, उसका बात वो अलग था। अभी बीजेपी का टिकट मिलने के बाद उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, वो माथा बन गया। अभी कहाँ भी जाओ वो बात कर रहा है, रिलीजियंस को इमोशनली इनबैलेंस कर रहा है। वो ऐसा नहीं चलता ना। या तेलंगाना जनता और तेलंगाना वोटर सोचने के बाद वोट डालते। इधर बहुत बड़ा लड़ाई चला था, सेपरेट स्टेट मूवमेंट हुआ था और माओइस्ट मूवमेंट भी हुआ था और कार्मिक लोगों का भी मूवमेंट चला था। हर इसमें तेलंगाना जनता बहुत नॉलेज पर्सन है। क्यों बोलो तो वोट डालने में खाली ये बीजेपी का माधवी तक देख के वोट नहीं डालता है, काम को देखता है। तो काम के बारे में तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है, बहुत सारी जगह मैंने सुना है कि उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया है। वो असदुद्दीन ओवैसी का ऊपर एक गलत बात चलता है देश में पूरा है। असदुद्दीन का जैसा लीडर अब मैं तो कभी भी नहीं देखा है। वो लोग जनता में जाके वो गरीब आदमी, वो हिंदू, वो मुस्लिम, कोई भी रहने दो, पहले उनका काम के लिए हर दिन उनका पार्टी ऑफिस रहता है। उसका पार्टी का ऑफिस दारुसलाम में हर एमएलए उनका संघ के साथ बैठ के चेयर डाल के जनता का तकलीफ के लिए हर दिन रिप्रेजेंटेशंस लेते रहते हैं। और वो काम जान से वहाँ से फ़ोन करके अभी रेशन नहीं मिल रहा है और रेशन के लिए फ़ोन करता है। और उसको कुछ काम क्या ले, अभी सीट का पढ़ाई के लिए कुछ कॉलेज में सीट होना बोले तो वो कॉलेज के रिप्रेजेंटेशन फ़ोन करके भी सीट दिलाता है। वो उसका काम अलग रहता है। जो बाहर सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपन देख रहे ना, वो अलग है, उनका काम अलग है। असदुद्दीन ओवैसी वो एक सेक्युलर लीडर है। हैदराबाद का उसका क्या बोलो तो उसका मार्क है, उसका स्टाम्प है। उनको हराने के माधवलता का एनर्जी कम है। और मोदी आए तो कॉन्टेस्ट करे तो भी मोदी भी हार जाता है इधर। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो मोल्डेड है। पूरा देश पूरा न्याय यात्रा करके देश में क्या कैसा चल रहा है, मणिपुर में ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स कैसा हुआ था, मणिपुर कैसा जल गया। और मणिपुर में औरतों को, नारी लोगों को, ये मोदी कहता है अब मैं नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं नारी शक्ति की नमस्कार करता हूँ बोलते हैं। वाई मोदी इन मणिपुर में उतना औरतों को तकलीफ करे तो उन लोग कई को मुँह में से बात नहीं निकले। और मणिपुर का औरत ये इंडिया का औरत नहीं होता क्या? वो महिला इंडिया का नहीं होता क्या? कई को नहीं बात करता है मोदी। ऐसा रिलीजियस रेवोल्यूशन एजिटेशंस कई को क्रिएट करता है मोदी। मोदी का बात से भी क्रिएशन होता है। मोदी ने इस बार नारा दिया है 400 पार, क्या लगता है आपको कितना सीट आएगा? अभी मोदी कभी भी जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हब बार 400 पार बोल के एक निनाद लिया है। वो निनाद अभी वो काम नहीं करेगा। अभी 200 पार करे तो बहुत बड़ा मुश्किल से होता है। मेरा ख्याल से वो 200 भी पार नहीं करते। क्यों बोलो तो तेलंगाना में उनको नहीं देते, तमिलनाडु में भी नहीं देते और केरला भी प्योर एगेनिस्ट मोदी। क्यों बोलते उन्होंने तेलंगाना को, साउथ इंडिया को कुछ भी नहीं करे और कुछ भी नहीं दिया। वो तो सही बात है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मेरा नाम सलीम पाशा है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लॉ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो तेलंगाना के जनता ऐसे है, सोच समझ के उनका मतदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस बेस का पॉलिटिक्स तेलंगाना में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस का नारा चलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का नारा चलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का नारा चलेगा। तो हाल में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन जो हुआ, यहाँ पे यही मुद्दों के ऊपर तेलंगाना के आवाम उनका मतदान करे थे। वो कांग्रेस पार्टी को पावर में लाए थे। तो इस बार ये समझ में आ रहा, क्योंकि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आके 4 महीने हुआ, वो लोग कुछ काम करने लगे और देश भर का जो सियासत हम देखने लगे। तो 10 साल में मोदी साहब कुछ नहीं करे तो रोजगारी देने में उन्होंने फेल्यूर हो गए। और 10 साल में बेरोजगारी इतना 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गया देश में, सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे अपने। और देश में एक रिलीजियस बेस के ऊपर पब्लिक में एक डिवीज़न, हिंदू मुस्लिम का सियासत का नाम पे एक डिवीज़न लाया गया। लेकिन वो तो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नारा ही देते, सिर्फ नारा ही रहता। फर्स्ट फेज इलेक्शन के बाद जो लास्ट टाइम जो बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर मिला, 2019 में सीट्स मिले, वहाँ फर्स्ट फेज अप्रैल 19 के दिन हुआ, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। ये सबूत है क्योंकि मोदी साहब को देख चुके हैं 2 बार, 10 साल में आवाम देख चुके हैं। उनका लहर कम होने आ रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज, पब्लिक वोट डालने इंटरेस्ट नहीं बता रहे। इससे हमको समझ में आ रहा मोदी का लहर, जैसा ये लोग बोल रहे अब की बार 400 पार,
तो बहुत मुश्किल होगा। अब की बार तो 200 सीट पार होना मोदी साहब लेकिन को बहुत कहीं मुश्किल होगा। कहीं भी ये नहीं दिखाई देता है कि अपोजिशन का लीडर कौन है, मेन लीडर कौन है। तो मेन लीडर अपोजिशन का लीडर है, कलेक्टिव इंडिया का अलायंस है। जो कलेक्टिव लीडरशिप है, इसको लीड करने वाले कांग्रेस या राहुल गांधी शायद होंगे, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप तो दिख रहा। तो ये समझ में आ रहा इंडिया अलायंस का बहुत इम्पैक्ट है कमिंग इलेक्शन में। फर्स्ट फेज का इलेक्शन का परसेंटेज भी वही बता रहा, नेक्स्ट रिमेनिंग सिक्स फेज का इलेक्शन भी यही बताने वाला है, क्योंकि इन्हों कुछ नहीं करे, एजुकेशन को तबाह कर दिए, एम्प्लॉयमेंट जैसा देना था हर साल 2 करोड़ की नौकरियां देते, बोले आज किधर है 10 करोड़ की नौकरियां। और बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई मोदी साहब की हुकूमत में। महंगाई चल रही, पेट्रोल डीजल का इतना महंगाई हो गई। तो यूपीए गवर्नमेंट में 40 रुपए अगर 4 रुपए बढ़े तो ये लोग हंगामा करे। लेकिन आज महंगाई देखिए, पब्लिक नाराज है ये चीज़ों से, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है हिंदू मुस्लिम सियासत के ऊपर, रिलीजियन सियासत के ऊपर। इसलिए जो नॉर्थ इंडिया में उनका जो खतरा दिख रहा, उनका सीट्स परसेंटेज कम होना, इसमें साउथ में एक प्रोपेगेंडा कर रहे। लेकिन साउथ का सियासत ऐसा चलेगा, यहाँ पे सोशल जस्टिस का नारा चलेगा, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट चलेगा। वो लोग को साउथ में 0 है। लेकिन इस बार तो माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के सीट पर भी खतरा है। तो माधवी लता एक पेड आर्टिस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, इनको डिपॉजिट भी नहीं आती। हैदराबाद सीट में बीजेपी के उम्मीदवार है, इनको डिपॉजिट आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। और उनके बातें कुछ डेवलपमेंट के ऊपर आप बात करें तो पब्लिक कुछ सुनेगी। तेलंगाना का पब्लिक का माइंडसेट बता रहा हूँ मैं आपको। तेलंगाना यहाँ पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स है, मेनी नंबर ऑफ वेरियस सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स इधर चले हैं। इधर रिलीजियस का उतना नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं वहाँ पे, फिर वही हिंदू मुस्लिम का सियासत कर रहे। जब श्री राम नवमी होता, मस्जिद के सामने तीर उठा के, ये कोई एक्सेप्ट करेंगे? ये हिंदू भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको डिपॉजिट आना भी बहुत मुश्किल है माधवी लता को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हम सुने हैं, ये इलेक्शन का जो बॉन्ड्स लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियर होने के बाद ही वो कौन लोग इलेक्शन का बॉन्ड दिए, वो लोग का नाम आया था। सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्रेशर था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं होके अगर दबाव नहीं डाले तो आज इलेक्शन बॉन्ड का नहीं आता था। अब इलेक्शन बॉन्ड जो भी दिए वो लोग का हम लिस्ट अगर देखें तो हमको पता चल रहा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हुकूमत से जो फ़ायदा लिए, वो लोग इलेक्शन का बॉन्ड दिए। और जो बीफ के नाम पे सियासत करते हमारे बीजेपी के मोदी साहब, वो बीफ के नाम पे मॉब लिंचिंग करते, बीफ के नाम पे तो भड़काऊ भाषण देते। लेकिन जो बीफ के जो इम्पोर्टेड कंपनी है वो लोग इलेक्शन बॉन्ड दिए तो लेते, बीफ के नाम पे सियासत करते, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए पैसे दिए तो लेते। ये क्या सियासत है? क्या मोरल है इसमें? क्या देश को क्या बताएंगे? बीफ के नाम पे ये 10 साल में आप इतने लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग करे, इसमें कई लोगों की हत्या हुई, लेकिन वही बीफ के कंपनी इलेक्शन बॉन्ड के जरिए आपको पैसे दिए तो लेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम का सियासत नहीं, तो ये क्या है सियासत? तो ये इलेक्शन का बॉन्ड है। तो इलेक्शन बॉन्ड में ऐसे कंपनीज है, उनका प्रॉफिट कम है, टर्नओवर कम है, लेकिन पार्टीज को, जो बीजेपी पार्टीज को फंडिंग करते, इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड देते। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये सारे चीज़ें बाहर आ गए। तो किसी का मोदी साहब क्विड प्रो को है, तो वो जो इंडस्ट्रियल को, कंपनी को नाम के हट के फायदा करते, वो लोग उसका रिटर्न गिफ्ट करते इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे। यही देश के सामने ही चला। तो क्यों ज्यादा से 50% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को आते? लेकिन अभी हाल में ही एक और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, लिकर पॉलिसी स्कैम, जिसमें केजरीवाल अभी जेल में है। ये भी तो एक तरह का स्कैम है। तो केजरीवाल साहब को क्या है, तो इंडिया अलायंस में बहुत इम्पोर्टेंट की रोल लीडर है। इनका पब्लिक को, इनका भाषण, इनका समझाने का तरीका बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है।
इसलिए इनको अंदर डाल दिए, तो उनका बहाना करके वो उनको अंदर डाल दिए। जैसा इनको नहीं, अब सीएम हेमंत उनको भी, सोरेन को भी अंदर डाल दिए, इनको भी अंदर डाल। क्यों? अपोजिशन के लीडरों को सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए उनके ऊपर दबाव डाल के वो लोग अंदर डाल के इलेक्शन करना चाह रहे। सारे के सारे इलेक्शन अब कांग्रेस पार्टी का भी अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनको फंड यूटिलाइज नहीं करे, ऐसा करे। तो इस चुनाव का मतलब क्या है? अपोजिशन लीडर को आप कुछ बहाने से जेल में डाल देते, जो अपोजिशन लीडर के ऊपर सीबीआई ईडी को अटैक करवाते, और फिर इलेक्शन का क्या है? हाल में हम देखे सूरत का इलेक्शन का क्या हुआ, पूरे अपोजिशन लीडर्स किधर चले गए भाई। तो यूनानिमसली बीजेपी का कैंडिडेट कैसा यूनानिमसली जीत गया। यही तरीके से देश पूरा मोदी साहब ये इलेक्शन करना चाह रहे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑपोजिशन का फेल्योर है ये? यस, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है उनका फेल्यूर है। उनका ऊपर क्या दबाव आया, उन्होंने पैसों को बिक गए या उनके ऊपर क्या दबाव है नहीं मालूम। अभी उनके बयाना अभी आने वाले, कुछ बाहर नहीं आए, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर जो प्रपोजल्स करे तीनों वो लापता है। कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट कुछ लापता है, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस को छोड़ करके बहुत सारे नेता दूसरे इसमें क्यों जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में क्यों जा रहे हैं? ये कुछ दबाव चल रहा, अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर कुछ दबाव चल रहा। ये लोग चाह रहे देश में यूनानिमसली हमारी जीत हो, हम जीतने के बाद दस्तूर को चेंज करेंगे, इंडिया का डेमोक्रेसी सिस्टम को भी चेंज करके प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी सिस्टम लाएंगे। ये सारे चीज़ हमको नज़र आ रहे। तो यही बीजेपी के एक एमपी कहते हैं कर्नाटक से, हमको 400 सीट दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए भी बहुत करते हैं, जैसे कैंपेन भी अभी चलाया था मोदी भाईजान करके। देखिए साहब, फर्स्ट फेस इलेक्शन का जो सर्वे रिपोर्ट्स ये बता रहे, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बता रहे कि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, इसके वजह से बीजेपी को कुछ खतरा है बोल के समझा। तो ये सारे चीज़ मोदी साहब को भी समझ में आ गए, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाला है, कुछ ना कुछ परसेंटेज कम हो रहा, सीट भी कम हो जा रहे। 400 की बात छोड़ दो आप, लास्ट टाइम 303 सीटा बीजेपी को है, वो 303 सीटा फिर दोबारा तीसरी बार आना भी बहुत मुश्किल है, ये समझ में आ गया। जैसा फर्स्ट फेज इलेक्शन कंप्लीट होते ही आप राजस्थान में मोदी साहब का बयान सुनो, उत्तर प्रदेश का, फिर हिंदू मुस्लिम का नारा शुरू कर दिया, फिर मुसलमानों को निशाना बना के हिंदुओं को पोलराइजेशन करने का जो काम मोदी साहब करे। कौन सी कांग्रेस पार्टी में क्या है मुसलमानों के लिए, उतना फेवर क्या है? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में सोशल जस्टिस है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है, कांग्रेस पार्टी की महिला नारी शक्ति का, एक गरीब महिला को एक साल में 1 लाख रुपए देंगे, और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप फेलोशिप देंगे जैसा मोदी साहब 10 साल में बंद करे। ये सारे चीज़ है, पढ़ाई है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, एम्प्लॉयमेंट की 30 लाख गवर्नमेंट नौकरियां फिलअप करने की वादा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में। इतना अच्छा मैनिफेस्टो को पकड़ के आप ये मुस्लिम्स का फेवर है, ये मुस्लिम लीग कहने से ये मैनिफेस्टो में रखे, ये क्या देश को क्या बताना चाह रहे? क्या पब्लिक को, आवाम को कुतिया समझ रहे या पागल समझ रहे? इतना अच्छा मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, कहीं भी ये मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं है। सीएए हम अमल नहीं करते बोल के कांग्रेस पार्टी का वादा है। क्या सीएए से सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत होगी, मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी? नहीं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉब्लम होगा। जो रिलीजियन बेसिस पे जो आप इंडिया का जो मेंबरशिप देंगे वो रिलीजियस बेस पे है। ये सारे चीज़ों का इतना अच्छे मैनिफेस्टो को पकड़ के ये मुस्लिम का फेवर है बल्कि गलत प्रोपेगेंडा। जिस देश के प्रधानमंत्री इन्हों ही इतने झूठ सुबह उठे तो इतने झूठ बात कह रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास में मुस्लिम्स नहीं रहते क्या? इंडिया में 25 करोड़ से 30 करोड़ के मुस्लिम हैं, ये सब लोग भी पार्ट ऑफ इंडिया है, इस देश के अंतर्भाग में है।
आज जो देश चलाने वाले सब बाप के बराबर है, एक देश चलाने वाले खुद पीएम साहब मुसलमानों को इतना निशान बना के उनको मुसलमान को बता के हिंदुओं को भड़काऊ भाषण दे के पोलराइज करने का ये कहाँ का डेमोक्रेसी सिस्टम है, कहाँ का चुनाव है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अपोजिशन क्या कर रहा है इस पे? अपोजिशन पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। आखिर जमीनी स्तर पे कहाँ है अपोजिशन? सब अपोजिशन पार्टी के जो भी ले लो आप, राहुल गांधी को ले लो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ले लो, केजरीवाल जेल में है लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी को लियो, तमिलनाडु से स्टालिन को लियो, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी को लियो, वहाँ पे कर्नाटका से मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया, डीके शिवा कुमार, ये सारे अपोजिशन लीडर क्या बात कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, देश में बंटवारा लाने की बात नहीं कर रहे हैं, देश में डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, पोलराइजेशन सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, ये लोग गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, ये लोग सोशल जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना था उस टाइम में नीतीश कुमार भी साथ में थे और ममता बनर्जी भी साथ में थी। आखिर वो इंडिया गठबंधन से अलग क्यों लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार साहब को तो हम सब जानते हैं, सारे देश की आवाम जानते हैं। इन्हों एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है, कभी राइट विंग में जाते, कभी एक्सट्रीम में जाते। उनका क्या है, उनके सीट बचाने के लिए उन्हों किधर भी जाते, उनका कोई माने नहीं रखता, उनकी कोई वो ही नहीं है। उन्होंने तो नेशनल लीडर से अब स्टेट लीडर बन गए। नीतीश की आवाज़ कोई देश में कोई सुनने वाला नहीं है, ये तो हकीकत है। अभी कौन सा लीडर कॉम्प्रोमाइज हो रहा, कौन सा लीडर बीजेपी के मोदी के सामने कौन सा लीडर झुक रहा? सब सारे जितने भी मैं अपोजिशन के लीडर्स के नाम बताया, सब संघर्ष कर रहे देश के लिए, देश के भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, पढ़ाई के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, उसके साथ साथ दस्तूर बचाने के लिए, डेमोक्रेसी सिस्टम को बचाने के लिए, सिक्योर वैल्यूज बचाने के लिए इतने लोग फाइट कर रहे, संघर्ष कर रहे। शायद नेशनल मीडिया ये लोग को नहीं बता रहे, नेशनल मीडिया ये लोग की आवाज़ पब्लिक तक जाने के लिए नहीं। वही मोदी साहब को विश्वगुरु एक विश्वगुरु ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते? विश्वगुरु का माने क्या है? विश्वगुरु का माने सोशल जस्टिस रहता, इक्वालिटी रहता, सब उनके आंखों को सब बराबर दिखते। लेकिन हमारे मोदी साहब को जैसा वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में कम होते गया, थोड़ा उनको समझ में धीरे धीरे समझ में आ रहा, इस बार 400 पार नहीं, इस बार 200 पार होना मुश्किल है। ये मुश्किल हालत में मोदी साहब को हिंदू मुस्लिम सियासत आती, ये मुश्किल हालत में मोदी साहब को मुसलमान याद आता, मंदिर याद आती, मस्जिद याद आती और सब कुछ याद आते। लेकिन पब्लिक इस बार फिर मोदी लहर में पब्लिक चले जाने वाली नहीं होती। पब्लिक 2 बार मोदी साहब को दिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं, ये सॉल्व करने के लिए फेल हो गए थे। इसलिए परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं बता रहे पब्लिक खुल आके वोटिंग डालने के लिए। पब्लिक खुद नाराज है। अपोजिशन का परसेंटेज भी बढ़ने वाला है इंशाल्लाह। कल तो सेकंड फेज का इलेक्शन है, इस बार तो 100% इंडिया अलायंस का हुकूमत तेलंगाना में बनने वाली है, 100% बनने वाली है। हमारा उम्मीद भी तेलंगाना में आपके हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के मतलब कहा जाता है कि 1984 से कंटिन्यूसली उनके ही परिवार के सदस्य इसमें हैं, राजनीति में हैं और जीतते आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इस बार चेंज चाहते हैं और चाहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स भी चाहते हैं कि माधवी लता है। इस पर क्या कहें? सब देखिए, परिवार की सियासत जो बोले आप, तो कौन सा देश में तो हम इसको मानना चाहिए। परिवार का जो सियासत तो चल रहा है, सब पार्टी में चल रहा है, हर जगह उनके बाद उनके परिवार के लोग आते, उनके वाइफ आते, उनके पोतरे आते, नवासे आते, और ऐसी सियासत देश चल रहा। सिर्फ असदुद्दीन नहीं, देश में हर पार्टी में ऐसे लीडर्स है, एक फैमिली से 2-3 चुनाव में जीत के आ रहे, पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे। ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर ज़रूर यकीनन इसके ऊपर डिबेट चलना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार का सियासत तो देश, ये इंडिया का सियासत में एक पार्ट हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक हैदराबाद के लिए क्या क्या डेवलपमेंट का काम किया है?
तो डेवलपमेंट उनके साथ जो हुआ वो है यकीनन डेवलपमेंट में उनका हिस्सा है, इसलिए बार बार जीत के आ रहे। कोई डेवलपमेंट अगर नहीं करे तो बार बार जीत के कोई नहीं आता। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पिछले 10 साल तेलंगाना में केसीआर साहब की हुकूमत है, उन्होंने भी ऐसा ही मीडिया को हाथ में लेके जो डेवलपमेंट करे सो कम, उसका पब्लिसिटी प्रमोशन करने का ज़्यादा। तो पब्लिक सुने क्या, उनको भी उतार दिए। तो पब्लिक हम जैसा भी बोल सकते, भाषण दे सकते, प्रमोशन कर सकते, अच्छी अंदाज में उसका प्रमोशन कर सकते, लेकिन सारे चीज़ों को जस्टिफाइज करने वाली आवाम है। इसलिए आवाम का डिसीजन फाइनल रहता डेमोक्रेसी सिस्टम में। अगर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा तो उसको यकीनन पब्लिक उसको उतारने की तैयारी करती। मुस्लिम इन पे असदुद्दीन ओवैसी पे मुस्लिम कार्ड खेलने का भी इल्ज़ाम लगता है, इस पर क्या कहेंगे? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आप दिखने में आपको मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन उनका सोशल जस्टिस का भी नारा रहता, सेकुलर लीडर भी है, और उनका जो मुस्लिम्स के इश्यूज़ के ऊपर उनके जो मुद्दे रहते उनके जो सवाल उठाने का रहता, उसमें थोड़ा उन्होंने कामयाब होते रहे। इसलिए पब्लिक आवाम उनके साथ दे रही। इंशाल्लाह अगर कामयाब, अगर डेवलपमेंट, अगर कुछ काम नहीं करे तो पब्लिक उसका जवाब देगी, पब्लिक उसका जस्टिफाइज करेगी। तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का माहौल क्या है और लोग क्या चाहते हैं, हैदराबाद में किस बेस पे वोट करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अब की बार 400 पार। अरे क्या यार, क्या मजाक कर रहे हो आप भी, मोदी जी की तरह बात कर रहे हो। 400 पार कहाँ से आएंगे आप ये बताओ। इस बार नारा, पिछली बार 303 था, तो इस बार 400 पार हो सकता है ना? पिछली बार 303 का नारा था, 150 के 60 के फिगर क्रॉस नहीं कर पाए, अब 400 ओवर रहे, कम से कम 200 पार करेंगे। एक अंदाजा लगाइए आप, 400 पार तो नामुमकिन है। बस ये जैसा 15 लाख का जुमला था ना, ये इसी तरह जुमला है। जैसा 15 लाख दे देंगे जनधन योजना के तहत हर औरत के खाते में 15 लाख, इसी तरह एक मीडिया के अच्छे सपोर्ट के रहने की वजह से 400 पार का नारा चल रहा। 400 पार प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखिए आप, ग्राउंड में पब्लिक का क्या रुझान है देखिए। जैसा फर्स्ट फेज इलेक्शन होते कि मोदी जी और अमित शाह की जबान ललकाराने लगी, वो फिर अपने पुराने एजेंडा हिंदू मुसलमान पे आ गए। अरे मुसलमानों को इंडिया अलायंस जिता देंगे तो SC ST का आरक्षण चले जाएगा, हिंदुस्तान से हिंदुओं को गायब कर देंगे, ऐसा अलग अलग बौखलाने हिंदू मुसलमान फसाद करना, बस फिर वो 400 पार का सपना देख रहे। अब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड 400 पार की कोई रियलिटी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हैदराबाद में तो पूरी लहर है बीजेपी की, माधवी लता कहा जा रहा है कि जीत रही है इस बार। अब जैसा 400 पार मोदी जी अमित शाह जी क्या करते, सोशल मीडिया और जैसोमा और ये मीडिया को अच्छी तरह मैनेजमेंट करते। अब रही बात हैदराबाद की, माधवी लता नथिंग बट ए पीनट है। ऐसे कई माधवी लता हैदराबाद में आ गए, इनके दिग्गज नेता बड़े बड़े कहने वाले बीजेपी के वो दौर में, असदुद्दीन अवैसी हो या उनके वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब हो, उनकी टक्कर में कोई नहीं ठहर सके। अभी अच्छा है, आइए मुकाबला करिए। अब जैसा कल ही एक हैदराबाद की यूनिटी का अनाउंसमेंट हुआ, देखिए जो MBT पिछले याकुतपुरा इलेक्शन में 804 वोट से हारी थी, वो भी एक कौम की एकता के लिए वो लोग कल अपना डिसीजन लिए कि वी विल नॉट कॉन्टेस्ट इन कमिंग लोकसभा इलेक्शन। मुबारकबाद है उन लोगों के लिए। हैदराबाद की मुसलमान एकजुट है, यहाँ की सेकुलर आवाम एकजुट है। ये माधवी लता के जैसे कैंडिडेट्स अपना कोरोना में कितना स्कैम की, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कितने बार उनके हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करी, वो पॉलिटिकल फेम होने के लिए आगे ये आते रहते सीजन में, मगर उनका मुकाबला हमने समझते असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर भी तो आरोप लगता है कि वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। देखो साहब, मुस्लिम कार्ड खेलना कोई बुरी बात है क्या? बनिया रहता, बनिया लीडर बनता। फिर हिंदू कार्ड को कैसे आप बुरा मानते हैं? हिंदू कार्ड को हम बुरा नहीं मान रहे, आप लड़िए, हिंदू इलेक्शन में लड़िए, जैसा मोदी जी खुलकर बोलते। हम हिंदू नेता है तो हिंदू उनको समर्थन करते। असदुद्दीन अवैसी कभी ये नहीं बोल रहे कि मैं मुस्लिम में, तो मैं दलित बिछड़ा सबका नेता हूँ बोल रहे, उन्होंने सबका काम कर रहे हैं। हैदराबाद पार्लियामेंट में जाके देखिए आप, SC ST भी अच्छे लेवल में वोटर्स है। जैसा चंद्रायण गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहादुरपुरा है, इसमें पारदी कम्युनिटी बोल के रहती है, लंबाड़ी कम्युनिटी यहाँ ST में आते, SC मादिगा माला, हर वही असदुद्दीन अवैसी को पसंद कर रहा है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस कितना तक आएगा?
इंडिया अलायंस देखिए साहब, आप 200 पार तो करेंगे, 200 से 250 सीट का एवरेज है ऑलमोस्ट। अब देखिए नॉर्थ छोड़ के साउथ और ईस्ट इंडिया में पूरा इंडिया अलायंस की हवा चल रही। अब इन्हों बोलते मोदी जी 400 पार, तो कहाँ से लाते? साउथ में पूरा छोड़ देते, ईस्ट इंडिया छोड़ देते, मणिपुर में इन्हों क्या करे आपको मालूम, आसाम में इन्हों क्या करे मालूम है, फिर भी इनको वोट देना। और बंगाल में देखिए रुझान क्या है, ये 400 पार बस जुमला है, बस ये इलेक्शन का एक्सटेंड उनके के लिए। कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, कोई बेरोजगारों को रोजगार लगाए नहीं है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स लाए, इंडिया को क्या डेवलप में करे, रेलवे सेक्टर में डेवलप करे, एयर सेक्टर, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दिए। BSNL को पूरा बर्बाद कर दिए, जियो को लाके नई कंपनी खोल दिए। ऐसा क्यों करे क्या? 400 पार किस वजह से देना? 400 पार इसलिए देना कि हिंदू राष्ट्र बना ले, 400 पार इसलिए देना कि मोदी जी को शिवा का रूप साबित करे। अब ऐसा चल रहा, धर्म के नाम पे राजनीति ये लोग करते, सिर्फ मुस्लिम लीडर असदुद्दीन अवैसी को बदनाम करते। ये है असली हकीकी हिंदू लीडर। को पीएम कैंडिडेट इंडिया अलायंस में कौन दिख रहा है? वाई नॉट राहुल गांधी? मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा? राहुल गांधी को हमेशा से मीडिया बदनाम कर दी कि वो बेचारा मैच्योर नहीं है, पप्पू है ऐसा। आप देखिए भारत जोड़ा यात्रा में इतना उन्होंने चले, इतनी पब्लिक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर करे। आप पहले के राहुल गांधी के और इस साल के इलेक्शन के राहुल गांधी में आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखेंगे और फ़र्क देखेंगे। कहीं बोलते ग्राउंड लेवल में गए उन्होंने, हर स्टेट में हर भाषा हर जात पात के लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया। और इंडिया अलायंस में भी देखिए आप यूनिटी से लेके चल रहे। यूपी में अखिलेश भाई का अच्छा दबाव चल रहा है, इधर ममता दीदी देख लिए, इधर साउथ में स्टालिन देख लिए। अब जैसा हमारे तेलंगाना में देखिए रेवंत रेड्डी जी एक डायनामिक यंग चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पे संभाल ले रहे। तो इंडिया अलायंस में हर कोई अपने अपने स्टेट में अपनी अपने हिसाब से लेके चल रहे आवाम। लेकिन तो फिर केजरीवाल क्यों नहीं हो सकते हैं पीएम कैंडिडेट? अरे यार, केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनेगा या अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या राहुल गांधी में काबिलियत है, ये इलेक्शन के बाद तय होगा ना। क्यों आप लोग बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी बनेगा या योगी आदित्यनाथ बनेगा, वो लोगों के पास भी क्लैरिटी नहीं है। जैसा RSS भी बोल रही इनडायरेक्ट वी आर नॉट सपोर्टिंग मोदी जी। फिर नितिन गडकरी क्यों नहीं बन सकता, राजनाथ सिंह क्यों नहीं बन सकता? आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते? उनका तो क्लियर है ना कि पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी ही है। आप एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, 400 पार का सपना पूरा होने दीजिए, जब मोदी जी बनेंगे शायद। फिलौकत तो सिर्फ मोदी जी को एक विकल्प है। क्यों बोलते ऑप्शन है नहीं कुछ डेवलपमेंट का। मोदी 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 के नाम पे आखिर कब तक जिएंगे? पिछला इलेक्शन राम मंदिर का था, राम मंदिर बन गई, उतना माइलेज नहीं आ सका। और बोलिए बचा क्या लोगों के पास? बस अब हिंदू मुसलमान करके देखिए, 1 महीना है निकल जाएगा ये भी। मेरा नाम गड्ढम अशोक है। इस बार क्या होने वाला है? क्या लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? वो इधर इलेक्शंस में, इंडिया इलेक्शंस में डेफिनेटली कांग्रेस आए। वो दलित का है ना, मणिपुर इशू में वो दलित क्रिश्चियंस का इश्यूज बहुत इश्यूज है। वो देश में पूरा मोदी लूटी करे, वो उन्होंने बैंक्स भी लूटी करे, वो नया जीएसटी इंट्रोड्यूस करे और नया करेंसी इंट्रोड्यूस करे। वो मोदी कॉन्सेप्ट एक ही है, वो देश में क्या लूटी करे, एक प्लान है, ये प्लान इम्प्लीमेंट करिए। वो हाथ में आरएसएस है मोदी पास है, आरएसएस क्या आइडिया देते मोदी इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जनता तो उन्हें पसंद कर रही है। वो जनता खत्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करे, वो जनता नहीं है। वो मोदी सी वो नया राम मंदिर निर्माण करे। वो यूपी में राम मंदिर का प्लान क्या है? वो रिलीजियस के लिए वो इमोशन क्रिएट करके वोट डालने के लिए पब्लिक को क्या वोट डालने के लिए वो तैयार है मोदी। वो प्लान अटर प्लान है। वो मोदी प्लान वो मूवीज़ का एक्टर्स का पकड़ के वो इलेक्शन में इम्प्लीमेंट के लिए वो तैयार है। वो तेलंगाना में रजाकार मूवी रिलीज करे तेलंगाना इलेक्शन के लिए, वो यही प्लान है मोदी। वो बीजेपी का यही प्लान है। वो बीजेपी का एक्सपायरी डेट आए वो ख़त्म करेंगे। तो ये थे हैदराबाद के कुछ लोग जिनसे हमने बात करी। अब देखने वाली बात यह है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है और इसमें किसकी जीत होती है। मैं हूं आपके साथ शाज़ जमा और कैमरे के पीछे हैं शिवा।